नमस्कार। 7:58 पर 8 बजे का सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरिंदगी कब तक। गुना का पूरा मामला 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात, जंगल में ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया और बच्ची की हालत बेहद बेहद गंभीर है। इलाज इसका जारी है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। आरोपी की तलाश की जा रही है। अब तक कानून के लंबे हाथ आरोपी तक नहीं पहुंचे हैं। गुना का यह पूरा मामला, सबसे बड़ा सवाल यही कि दरिंदगी कब तक। 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, जंगल में ले जाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज उपचार जारी है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है, लेकिन अब तक आरोपी के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं। एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। सूचना पाकर तत्काल वो मौके पर पहुंचे थे। बच्ची को तत्काल डायल 100 के माध्यम से जिला चिकित्सालय में लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक कार्रवाई महिला थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है और जो अज्ञात व्यक्ति है उसकी तलाश पता रखी है। सीधे आपको गुना लिए चलेंगे। सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरा घटनाक्रम और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं, बयाना थाना क्षेत्र के उमरी चौकी का यह मामला है। नाबालिग बच्ची है, 8 साल की कन्या है। हमारे समाज में ऐसे कन्या के रूप में जाना जाता है और हम इनको पूछते हैं। एक घटना घटित होती है, उसकी मां मक्का बेचने पास के ही बाजार में आती है। उस बाजार में एक अज्ञात व्यक्ति आता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे 100 रुपए मक्का के जो थे वो रह गए हैं, तुम अपनी बच्ची को मेरी साथ मोटरसाइकिल पर बिठा दो, मैं उसे ले जाके वो मक्का के पैसे दिए देता हूं। मां बच्ची को उसकी मोटरसाइकिल पर बिठा देती है। वो अज्ञात व्यक्ति उसे कहीं जंगल में ले जाता है और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुराचार करता है। जब बच्ची वापस नहीं आती है तो मां उसके पिता को फोन करती है। पिता और आसपास के जो लोग हैं वो उस बच्ची को ढूंढते हैं और रात के 9:30 बजे डायल 100 को फोन करते हैं। डायल 100 के माध्यम से जिला चिकित्सालय बच्ची को लाया जाता है। बच्ची की स्थिति ऐसी नहीं थी कि गुना में उसे रखा जाए, उसे भोपाल रेफर किया जाता है। अब पुलिस ने टीमें बना दी हैं। पुलिस लगातार न्यूज 18 को बता रही है कि हम जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लेंगे। ललित, ऐसा लगता है कि पुलिस सिर्फ बता ही रही है। घटनाक्रम जो आपने बताया, ये एक मार्केट एरिया और ऐसी जगह पर अगर अब तक कानून के लंबे हाथों में कोई ठोस सुराग नहीं है तो यह भी सोचने वाली बात। जी बिल्कुल ललित, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सोचने वाली बात है। एक ऐसा समाज जहां कन्याओं की पूजा की जाती है, वहां पर यदि पुलिस 12 घंटे होने को हैं, अगर मुलजिम को नहीं पकड़ पा रही है तो बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है। ललित, चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरीके से घटनाक्रम हुआ, लेकिन सवाल जस का तस बरकरार है। इधर ग्वालियर में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। शहर की 137 लोकेशन पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। केंद्रीय बोर्ड ने दाम बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। न्यू सिटी सेंटर में सबसे ज्यादा महंगी जमीन 30,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर अब जमीन बिकेगी। शहर की 137 लोकेशन और यहां पर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए। घर का सपना महंगा हुआ। न्यू सिटी सेंटर 30,000 वर्ग मीटर 50% की बढ़ोतरी। रमुआ डैम 9,000 वर्ग मीटर 50% की बढ़ोतरी। नागौर 5,000 वर्ग मीटर 80% बढ़ोतरी। धनेली 3,000 वर्ग मीटर 65% बढ़ोतरी। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, सिर्फ सपना महंगा नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि सपना सपना ही रह जाएगा। सुशील, बिल्कुल सही है। देखिए, ग्वालियर में ज़मीनों के जो दाम है वो बढ़ते दाम देखकर अब तो लगता यही है कि लोगों के लिए ज़मीन खरीदने का, भवन बनाने का जो सपना है वो तो छोड़िए आप, अब प्लॉट खरीदने का सपना भी शायद सपना ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि अभी कलेक्टर गाइडलाइन से जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था केंद्रीय बोर्ड के पास, उस बोर्ड को मंजूरी दे दी गई है। उस बोर्ड में जो प्रस्ताव भेजा गया था ग्वालियर जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें 137 गाइडलाइंस 137 लोकेशन पर रेट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव था। और उसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो ग्वालियर के इस न्यू सिटी सेंटर इलाके की है, जहाँ पर ज़मीन जो है
30,000 रुपये वर्ग मीटर मिलेगी। यानी आप समझ सकते हैं कि 50% रेट बढ़ोतरी होने के बाद किस कदर यहाँ ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रमौआ डैम इलाके की भी अगर बात करिए, ग्वालियर शहर से लगा ग्रामीण इलाका रमौआ डैम, वहाँ पर भी प्रॉपर्टी के रेट 9,000 रुपये वर्ग मीटर के आसपास है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब जो है आने वाले समय में ग्वालियर के इन इलाकों में लोगों के लिए मकान बनाना तो सपना ही रहेगा, इसके साथ ही यहाँ प्लाट खरीदना भी अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। हालांकि जानकारी कहते हैं कि इन शहर के नए इलाकों में जहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और उसे अब मंजूरी मिलने की तैयारी है राज्य शासन की तरफ से, उन इलाकों में अगर देखें तो कमर्शियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और यही वजह है कि इन इलाकों में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने की तैयारी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने अपने तर्क है, लेकिन इन इलाकों में अब आम लोगों के लिए प्लॉट खरीदना नामुमकिन सा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1937 एक बंगला बने न्यारा, केएल सहगल। तो बंगले की बात तो छोड़ दीजिए, प्लॉट खरीदना तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुशील, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम अपडेट के लिए। और अब बात नक्सलियों के सफाई की। मध्य प्रदेश में नक्सलियों का होगा सफाया। मध्य प्रदेश पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश ने केंद्र से सीआरपीएफ की 2 नई कंपनी मांगी है। कहां कहां मध्य प्रदेश में मुसीबत है नक्सलियों की, माओवाद की। बालाघाट, डिंडौरी, मंडला। माना यह जा रहा है कि क्या यहां दहशत खत्म होगी। प्रभावित इलाकों में सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी है। हॉक फोर्स, कोबरा, सीआरपीएफ, इनका अब मूवमेंट बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के 3 जिले जिन्हें नक्सली फिलहाल, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, फिलहाल अपने स्लीपर सेल मूवमेंट के तौर पर रखते हैं। बालाघाट, डिंडौरी और मंडला, इन जगहों पर नई कंपनियां तैनात होंगी। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, नक्सलियों के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने का की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए ललित जी, हमने देखा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ एक बड़ा प्रहार हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ, कई नक्सली उसमें मारे गए, ढेर हुए। और मध्य प्रदेश के भी जो कुछ जिले हैं जिसमें बालाघाट, डिंडोरी जैसे जो नाम है वो प्रमुखता के साथ सामने आते हैं। और यहाँ पर भी कई बार जो एजेंसीज हैं, जो फोर्सेज हैं, जो इंटेलिजेंस है, हॉक फोर्सेज हैं, पुलिस की टीम है, वहाँ पे नक्सलियों का जो उनको मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं नजर आता है, ट्रेस होता रहता है। वहाँ से भी नक्सलियों की धरपकड़ जो है वो अभी हाल फिलहाल में भी हुई है और पहले भी होती हुई आई है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि नक्सली अपने पैर जो है वो मध्य प्रदेश की धरती पर ना पसार पाए और इसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली है। इसलिए मध्य प्रदेश में कभी छत्तीसगढ़ की तरह जो हालात हैं वो नहीं बने। बीते दिनों डीजीपी ने एक बहुत ही गोपनीय रूप से दौरा भी किया था, बालाघाट वो पहुंचे थे, नक्सल प्रभावित इलाकों में गए थे, हॉक फोर्सेस के जवानों के साथ मुलाकात की थी और वहां पर उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया था और उन तमाम संभावनाओं को समझा था, उन आवश्यकताओं को समझा था जिनकी जो जरूरत है वो भविष्य में कहीं ना कहीं पड़ सकती है। और अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये है कि 2 टुकड़ियों को मांगा गया है सीआरपीएफ की केंद्र से, जो मध्य प्रदेश में तैनात होंगे। वासु, 2026 माओवाद का खात्मा पूरे देश से, क्या इसे इंटरकनेक्ट करके देखा जाए? वासु, निश्चित तौर पर देखिए एक बड़े लक्ष्य के साथ जो है वो चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो वो लगातार आगे बढ़ रही है और इसीलिए एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ कि मध्य प्रदेश की फोर्सेस तो तैनात रहेंगे, इसके साथ ही सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो भी यहाँ पर तैनात की जाएंगी। इंटेलिजेंस को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा ताकि नक्सलवाद, माओवाद जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। और इन इलाकों में न सिर्फ पुलिस फोर्सेस और हॉक फोर्सेस, सशस्त्र बल लगाए जा रहे हैं, बल्कि आप देखिए एक बड़ी तैयारी ये भी है कि सड़कों का जाल बिछा दिया जाए ऐसी जगहों पर जो प्रभावित है, ताकि वहां पे जो आम मूवमेंट है वो बढ़ सके, जो फोर्सेस का मूवमेंट है वो बढ़ सके। और जो कनेक्टिविटी जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि जो नक्सलवाद और माओवाद की चीजें जो छुप कर की जाती हैं, जो छुप कर पर्चे बांटने का काम करते हैं और इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने का काम करते हैं जिससे बड़े पैमाने पर समाज को नुकसान होता है, उसको खत्म करने की एक बड़े पैमाने पर जो तैयारी है वो चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं वासु। तकरीबन 250 सड़कें ऐसी चिन्हित की गई हैं जहां से माओवाद के एरिया में विकास की एंट्री करवाई जाएगी। बहुत धन्यवाद वासु, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें एक और अहम खबर को लेकर। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी नहीं है,
तेज चलना है। भोपाल में आज भी बिजली गुल रहेगी। 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली की कटौती होनी है। 3 से 5 घंटे तक बिजली नहीं आएगी। अपना अपना काम बहुत तेजी से फुर्ती के साथ निपटा लो। 3 से 5 घंटे तक बिजली नहीं आएगी। मेंटेनेंस का हवाला दिया जा रहा है, बिजली की कटौती होगी। कौन कौन से इलाके हैं? मिसरौद है, कोरल है, मिसरौद है, कोरल कॉटेज है, रंभा नगर है, शीतल हाइट्स है, साई पार्क है, कौशल नगर। बत्ती बिजली नहीं रहेगी। वासु लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर भोपाल आपको लिए चलेंगे। वासु, बत्ती गुल, टेंशन फुल। निश्चित तौर पर ललित जी देखिए, बिजली गुल होना भोपाल के लिए अब एक रूटीन की प्रक्रिया हो चुकी है, क्योंकि मेंटेनेंस के नाम पर रोज 2 दर्जन के इलाकों में 5 घंटे, कहीं 7 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 3 घंटे, इस तरीके की जो कटौती है वो की जा रही है। और चूंकि वर्किंग डेज में कटौती होना, तो निश्चित तौर पर लोगों के कामकाज जो है वो प्रभावित होते हैं, चाहे घरेलू कामकाज हो, चाहे ऑफिशियल कामकाज हो। जो कि आप जिन इलाकों के अभी आप नाम ले रहे थे, मिसरोद का आपने जिक्र किया, कोरल कॉटेजेस का जिक्र किया, तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रेसिडेंशियल के तौर पर जो फ्लैट्स हैं, जो कॉलोनीज है वो तो बनी हुई हैं, लेकिन कमर्शियल जोन्स भी यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि लोगों के दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, बिजनेस हब्स हैं, जहाँ पे बड़े पैमाने पे रोजाना जो कामकाज है वो चलता रहता है। और जब दिन के समय वर्किंग आवर्स में आप देखिए 9, 10, 11, 12 से लेकर 2, 3, 4 बजे तक बिजली गुल रहती है, तो ये तमाम कामकाज जो है वो प्रभावित होते हैं। हालांकि बिजली कंपनी का ये कहना है कि बाद में लोगों को बड़ी परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग मेंटेनेंस को जो है वो दुरुस्त करने का काम लगातार करते रहते हैं। लिहाजा पहले सूचना भी दी गई है, तो लोगों से अपेक्षा यही रहती है कि बिजली तो गुल होगी, लेकिन आप अपने कामकाज जो है वो समय पर निपटा लें, ताकि आपको ही समस्या का सामना जो है वो ना करना पड़े। जी बिल्कुल, ये नहीं सुधरेंगे। आप ही थोड़ा सतर्कता और तेजी से चल लीजिए। जाने कब कब कैसे कैसे मेंटेनेंस के नाम पर इनकी बिजली कटौती जारी रहती है। बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बालकों की रहने वाली महिला से नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख में बात हुई थी। 2019 को शिक्षाकर्मी और प्रयोगशाला सहायक पद के लिए भर्ती निकली थी। पीड़िता को किसी तरह की नौकरी मिली नहीं। आरोपी पुटपुरा गांव के सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक है। 2019 का मामला है, गिरफ्तारी अब हुई है। 6 लाख में सौदा हुआ था। इधर जबलपुर में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। डीएपी खाद की कमी किसानों की परेशानी की वजह बनी है। खाद वितरण केंद्रों में किसानों का तांता लगा हुआ है। डीएपी का स्टॉक ही नहीं है। आलम यह है, हालात ये है, 1250 रुपए प्रति बैग की खाद 1800 से 2000 रुपए में बाजार में बिक रही है। इतना ही नहीं, इसी मौके का फायदा उठाकर जो मुनाफाखोर हैं वो नकली खाद धड़ल्ले से बेच रहे हैं, ऐसी आशंका है। खुले बाजार में डीएपी आसानी से है, बस वितरण केंद्रों पर नहीं पहुंच रही है। किसान को ना खाद मिल पा रहा है, ना बीज मिल रहा है, और ना बिजली मिल पा रही है, ना उसके कारण उसको पानी मिल पा रहा है, जिसके कारण सभी प्रकार से उसके आने वाली जो फसल है उसको तैयार करने में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जो खाद बाजार में आ रही है, शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण नकली बीज और नकली खाद बाजार में भरी पड़ी है और प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और किसान इसके कारण लुटने पर मजबूर है। और अब आपको दिखाएंगे लूट की ऐसी प्लानिंग जिसके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। लूट की वैसे वारदात नहीं हुई, लेकिन लुटेरों ने एक महिला की हत्या जरूर कर दी। लुटेरों को देखकर फरियादी समझ रहे थे कि मजाक होगा, मजाक में मौत आ गई। गन पॉइंट पर लुटेरों का फरमान, झोले में रुपए डालो वरना। महिला का मर्डर, गांव में दहशत। बाइक से मिला बदमाशों का राज। 15 गांव के जंगल, लुटेरों की तलाश। सीसीटीवी में कैद था सुराग। जेल में जुर्म का याराना। जेल की 4 दीवारी में अपराधियों को इसलिए रखा जाता है कि वो गुनाह से तौबा तौबा करें, लेकिन जेल की 4 दीवारी में ही इस लुटेरे ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट का प्लान बना डाला।
वक्त भी तय किया, दीपावली के बाद वारदात करेंगे। बाकायदा रेकी की, जिस लूट की वारदात की साजिश में लोकल का रहने वाला एक और आरोपी भी शामिल था। मास्टरमाइंड जेल से छूटकर बाहर आया था, जो जेल में बैंक लूटने के मामले में बंद था। जशपुर के लालगुड़ा बटाई केला गांव में कांसाबेल के कियोस्क सेंटर पर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला था। संजू गुप्ता पर कट्टे से हमला किया गया था। संजू गुप्ता की दादी उर्मिला बाई की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद लुटेरे जंगल में फरार हो गए। लूटने के प्रयास के दौरान जो कल हत्या हुई थी उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना के बाद आरोपियों के द्वारा मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के भागा गया था। हमारी टीम जंगल में सर्चिंग कर रही थी और मोटरसाइकिल के 33 नंबर के आधार पर मोटरसाइकिल के मालिक को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जिन लुटेरों का सुराग तलाशने के लिए करीब 15 गांव के जंगल की खाक छानी गई, 11 पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। कहते हैं शातिर से शातिर अपराधी कोई ना कोई गलती करता है। इन लुटेरों ने भी एक सुराग पुलिस को दे दिया। वो सुराग था बाइक में पेट्रोल डलवाने बदमाश गए थे। तब पता चला कि ये लुटेरे कौन हैं, जिसमें मास्टरमाइंड रवि उरांव है। बैंक लूट का जिस पर इल्जाम है, पुलिस को क्लू मिला उस बाइक से, जिस बाइक को लेकर दोनों लुटेरे कियोस्क सेंटर पहुंचे थे अपने साथ पिस्टल लेकर। सबको लगा कि पिस्टल नकली है और सबने इसे मजाक समझा था, लेकिन लुटेरों को ये मजाक पसंद नहीं आया। संजू गुप्ता की दादी की हत्या कर दी गई। साथ ही मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह के वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रवि उरांव, जो पहले भी बैंक लूटने के मामले में जेल में बंद था, उस पर हमारी नजर थी और उसको आधार बना के जब हम लोगों ने अपनी विवेचना शुरू की तो वो गुमला का रहने वाला है। वहां से लेकर घटना स्थल तक के बीच में जो 11 पेट्रोल पंप थे, सभी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिससे हमें एक सुराग मिला कि एक जगह ये कांसाबेल में पेट्रोल भराने आया था। भी है जो इसके साथ में घटना को अंजाम दिया, रत्तूराम, जो उसी गाँव बटाई कला का रहने वाला है। इस दोनों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां इकट्ठी की और इसको रात में हिरासत में ले लिया गया। इससे पूछताछ किया गया। पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया तो ये टूट गया और सारी घटना को बताया कि जेल में रहने के दौरान इनके बीच में दोस्ती हुई थी और जेल से छूटने के बाद ये प्लानिंग किया गया। पता किया गया कि कहां कहां पर इस तरह के बैंक है। इसमें रत्तूराम ने स्थानीय होने के नाते पूरी सहायता किया। दोनों लोग आए और यहाँ पे घटना को अंजाम दिए। इसमें 2 आरोपी जो अभी फरार हैं, उनके बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग लगे हुए हैं। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लुटेरों की बाइक से मालिक का पता चला, जिससे लुटेरों की तस्वीर साफ हो गई। इधर पकड़ा गया आरोपी रातूराम पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन सच हलक से बाहर आ ही गया। अभी भी दूसरा कुख्यात आरोपी रवि उरांव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे बना था लूट की साजिश का प्लान। जशपुर में दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बात संस्कार धानी की। जबलपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। किसे टक्कर मारी, ये बड़ा सवाल। टक्कर दरअसल मारी गई एक स्कूटी को। इसमें दंपत्ति थे और एक बच्चा था। 2.5 साल का मासूम बच्चा 15 फीट उछलकर नीचे गिरा। टक्कर के बाद गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने गाड़ी को बैक किया, 2.5 साल के मासूम को रौंद दिया। मौके पर उसकी मौत हो गई। पति पत्नी यानी दंपत्ति, उन्हें भी चोट आई है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, आरोपी को पकड़ने की मांग की। कानून के लंबे हाथों में आरोपी की गाड़ी तो आ गई है, आरोपी के गिरेबान, आरोपी का कॉलर नहीं आ पाया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और एक्टर रणवीर सिंह ने हाल ही में अपनी बेटी को लेकर एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली। इसमें उन्होंने उसका नाम भी बताया। अब उनकी बेटी के नाम को लेकर विवाद छिड़ गया है। सितंबर के महीने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर एक बेटी का जन्म हुआ था। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी के नाम का खुलासा करते हुए सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी, लेकिन अब उनकी बेटी के नाम को लेकर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। इस पोस्ट में बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह बताया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया में दोनों की ट्रोलिंग भी हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि दुआ मुस्लिम नाम है, जबकि दीपिका और रणवीर हिंदू धर्म से आते हैं। दरअसल दिवाली के मौके पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने फोटो के साथ एक कैप्शन में लिखा था, दुआ पादुकोण सिंह। इसमें दुआ जिसका मतलब है प्रार्थना,
क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है। हमारे दिल प्यार से भरे हुए हैं। दीपिका और रणवीर की बेटी का नाम कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अयोध्या के साधु संतों ने भी दुआ नाम को लेकर नाराजगी जताई है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दोनों के प्रोफेशन को लेकर विवादित बयान दे डाला। वहीं शशिकांत दास ने दीपिका को बेटी का हिंदू नाम रखने की सलाह दी। लगातार सनातन को, संस्कृति को इस प्रकार से घालमेल करके और वो सेकुलर होते जा रहे हैं और सेकुलरिज्म का पैमाना उनका थोड़ा गजब है। दम नहीं है किसी मुल्ले, मौलवी, मदरसा और मोहम्मद के बारे में टीका और टिप्पणी करे। सनातन पे जितना से जितना हो सकता है यह गोबर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार से करते हैं कि सनातनियों को बहुत आहत लगता है। निश्चित रूप से दीपिका पादुकोण सिंह को अपनी बेटी का नाम दुआ की जगह आशीर्वाद पादुकोण सिंह रखना चाहिए था तो और श्रेष्ठकर होता, क्योंकि दोनों नाम के अभिप्राय एक ही हैं। दुआ क्योंकि किसी विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है और सनातन धर्म में इस तरह का हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म को मानने वाली हैं। यदि आप सनातन को मानती हैं, सनातन में रहती हैं और आप क्षत्रिय हैं तो आपको उसका सतत पालन करना चाहिए, सनातन धर्म का। इससे पहले एक्टर सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे के नाम को लेकर भी खूब हंगामा हुआ था। लोगों ने तैमूर नाम रखने पर आपत्ति जताई थी। उनकी भी काफी ट्रोलिंग हुई थी। और अब टॉप 20।